वेलकम टू दी लक्स विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये हमारा पार्ट 4 टॉपिक है हमारा आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो हमने पहले देखा था। इसमें हमने आइडियाज ऑफ फिलोसफर, द स्ट्रगल टू सर्वाइव और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सटेंस क्राइसिस, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सारे के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब रिवॉल्यूशन का जो है ब्रेक होना, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड फॉर एन असेंबली ऑफ द ई स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। मीन्स 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाया। किस लिए बुलाया? एक असेंबली बुलाया ई स्टेट जनरल का एक प्रपोजल पास करने के लिए, जिसके थ्रू जो है न्यू टैक्स बढ़ाया जा सके। मतलब टैक्स इंक्रीज करने के लिए इसने लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाया ई स्टेट जनरल का, जिसमें जो है टैक्स बढ़ाना था। द फर्स्ट एंड द सेकेंड ई स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच वेयर हु सीटेड इन रोज एंड फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। मतलब जो है इसमें जो है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड ई स्टेट, मतलब नोबिलिटी और कलर्जी, इन दो ई स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जो कि हु वेयर सीटेड इन ईच रोज, ये एक दूसरे के सामने रोज में बैठते थे, सीट पे बैठते थे। बट जो थर्ड ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको जो है बैठने का व्यवस्था नहीं था, उनको खड़ा रहना पड़ता था। पीजेंट, आर्टिसन एंड वुमेन वेर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली बट दे सेंट देयर डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब थर्ड स्टेट में खासकर जो पीजेंट्स जो हैं, आर्टिसंस जो हैं, वुमेन जो हैं, इनको जो है असेंबली में एंट्री करने नहीं दिया जाता था। बस केवल ये अपने ग्रीवेंसेस, अपने डिमांड रख सकते थे। द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज अ होल। थर्ड स्टेट के ये मेंबर डिमांड कर रहे थे कि वोटिंग जो होना चाहिए असेंबली में, जितने भी मेंबर हैं, 1 मेंबर के लिए 1 वोट होना चाहिए। मीन्स ईच मेंबर हैज ईच वोट। लेकिन वहाँ जो है वहाँ जो वोटिंग जो सिस्टम जो था, फर्स्ट ई स्टेट के लिए 1 वोट, सेकेंड ई स्टेट के लिए 1 वोट और थर्ड ई स्टेट के लिए 1 वोट था। लेकिन थर्ड ई स्टेट वाले ये डिमांड कर रहे थे कि नहीं, जितने भी जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी के लिए 1 वोट होना चाहिए। बट द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। लेकिन किंग ने क्या किया? थर्ड ई स्टेट के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उनका प्रपोजल क्या था? वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज अ होल। इस प्रपोजल को लुइस 16 ने ठुकरा दिया एंड मेंबर ऑफ द थर्ड ई स्टेट वेयर वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और थर्ड ई स्टेट के मेंबर ने प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर निकले। नेशनल असेंबली ऑफ द थर्ड ई स्टेट। अब ये जो है थर्ड ई स्टेट के जो मेंबर जो थे, इन्होंने एक अपना असेंबली बनाया जिसको बोला गया है नेशनल असेंबली। ये थर्ड ई स्टेट का असेंबली था। ऑन 20 जून 1789 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड ई स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट। 20 जून 1789 को थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल्ड हुए, एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ? इंडोर टेनिस कोर्ट में। किस लिए? अपने प्रपोजल को, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने जो है एक अपनी असेंबली बनाई। कहाँ बनाई? वर्साइल्स। इंडोर टेनिस कोर्ट, और इंडोर टेनिस कोर्ट कहाँ है? वर्साइल्स में। दे डिक्लेयर्ड themselves a
नेशनल असेंबली, और इन्होंने जो है इंडोर टेनिस कोर्ट में जो है असेंबल्ड होकर इन्होंने जो है नेशनल असेंबली बनाया। कौन सा असेंबली बनाया? नेशनल असेंबली। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड ई स्टेट वेयर लेड बाय मिराबो। थर्ड ई स्टेट का रिप्रेजेंट करा था मिराबो और एबीसीएस। मिराबो और एबीसीएस ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि थर्ड ई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस ई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे? थर्ड ई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मिराबो वाज बॉर्न इन नोबेल फैमिली। मिराबो नोबेल फैमिली का था, नोबेल फैमिली में जन्म लिया था, बट इसका मानना था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, कि मतलब जो है जन्म से कोई जो है प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के लिए जो है इक्वलिटी होना चाहिए, सब लोग इक्वल हैं, तो इसीलिए किसी को जो है विशेष व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस को डिस्कार्ड करता था, मतलब इसका जो है इसको डिसलाइक करता था। एबीसीएस ओरिजिनली ए प्रीस्ट, ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एबीसीएस जो है एक प्रीस्ट था, एक पुजारी था, और इसने जो है थर्ड ई स्टेट के लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पैम्पलेट लिखा, एक पर्चा लिखा, जिस पर्चे का नाम क्या है? इसमें था व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट। मतलब लोगों को बताया कि व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट क्या है, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द थर्ड ई स्टेट। थर्ड ई स्टेट के लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को जो है एबीसीएस ने अपने पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट में बतलाया। हम समझेंगे रिवोल्ट स्टार्ट एट द बेस्टिल। बेस्टिल का रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ, क्या कारण था? तो ड्यू टू बैड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या था कि उस समय जो है क्रॉप्स जो है बहुत ही, क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही ख़राब हो गया था, और इस कारण जो है फ्रांस की सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ थे उनका जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इस कारण जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, और गुस्से के कारण इन्होंने जो है 14 जुलाई 14 अगस्त 1789 को इन्होंने बेस्टिल एक किला है, इस किले पे अटैक किए, और द बेस्टिल वाज हेटेड बाई ऑल फ्रेंच पीपल। जितने भी फ्रांस के लोग थे वो सभी जो है बेस्टिल किला से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि बेस्टिल जो है डिस्पोटिक पावर का सिंबल था। किस पावर का सिंबल था? डिस्पोटिक पावर, या इसको हम बोल सकते हैं डोमिनेटिंग पावर। बेस्टिल जो था डोमिनेटिंग पावर का सिंबल था। किस पावर का? डोमिनेटिंग पावर का सिंबल था, और इस कारण जो है बेस्टिल से जो है सभी लोग जो है नफरत करते थे, और इसीलिए उन्होंने जो है 14 जुलाई 1789 को जो है बेस्टिल के किले पे अटैक किए, और उसमें जो भी लोग कैद थे वो जो है बाहर भाग गए। इन द कंट्री साइड र्यूमरस स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैला कि जो है लॉर्ड ने ये ऑर्डर दिया है अपने बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनको ऑर्डर दिया है कि जो है जो भी क्रॉप्स जो तैयार हैं उनको जो है ख़त्म करने के लिए। इसलिए जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गए। हेयरिंग दिस र्यूमरस, ये र्यूमरस था, एक अफवाह था। इस अफवाह को सुनकर जो है लोग जो है जो भी चैट्यू थे, मतलब जो भी लॉर्ड्स के जहाँ अनाज रखे जाते थे उसको हम बोलते हैं चैट्यू, तो चैट्यू पे अटैक किया गया। द पीजेंट लूटेड होर्डेड ग्रेन। पीजेंट ने सिर्फ जो है चैट्यू पे अटैक ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने वहाँ का जो भी ग्रेन था, अनाज था, उसको होर्डेड किए, लूट किए, और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारा डॉक्यूमेंट को जो है जला दिया गया। जो भी मैनोरियल ड्यूज था उसको जो है नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ड्यू टू दिस ए लार्ज नंबर ऑफ नोबेल्स मूव्ड टू नेबरिंग कंट्री साइड्स। इस एगिएटेड क्राउड को देखकर जो है
जो भी नोवेल्स थे वो जो है कंट्री साइड से बाहर चले गए। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ड्यू टू बैड हार्वेस्टिंग उस समय क्या था कि जो है काफ़ी ज़्यादा 1715 से लेकर 1789 के बीच में 1715 से लेकर इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा बैड हार्वेस्टिंग हुई थी। और बैड हार्वेस्टिंग का कारण जो है जो भी इसेंशियल्स जो प्राइस थे उनके जो है दाम जो बढ़ गए थे। यहाँ तक जो है ब्रेड का भी जो है प्राइस ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लोग इसी कारण गुस्से में आकर जो है इन्होंने जो है 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले पे अटैक किए। बेस्टिल किले से सब लोग जो है नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है राजा का सारा सिस्टम कंट्रोल होता था। यहाँ जो लोग थे बेस्टिल किले में सभी करप्ट लोग थे और बेस्टिल पे अटैक किए। यहाँ भी जो कैदी जो थे वो सब बाहर आ गए। बाहरी इलाकों में ये अफवाह फैला कि जो है लॉर्ड ने ये ऑर्डर दिया है अपने बदमाशों को कि जो तैयार क्रॉप्स हैं, राइप क्रॉप्स हैं, उनको जो है नष्ट करने के लिए। इस बात को सुनकर जो पीजेंट्स ने क्या किया कि लॉर्ड के चैट्यू पे, यानी जो भी ज़मींदार थे, ज़मींदार के जो है चैट्यू मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है उस जगह पे जाकर अटैक किया गया। और अटैक करने के साथ साथ जो भी ग्रेन्स थे उनको लूटा गया और जो मैन्योरियल ड्यूज के जो डॉक्यूमेंट जो थे उसको जला दिया गया। इस एगेटेड एक्शन को देखकर जो है नोबेल्स जो है कंट्री साइड से बाहर चले गए। एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। नेशनल असेंबली के बनने के बाद थर्ड स्टेट के लोगों को एगेटेड होने के बाद, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने के बाद जो है जो भी क्लर्जी और नोबिलिटी के जो स्पेशल जो प्रिविलेजेस थे उसको एंड कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। लुईस 16 रिकॉग्नाइज्ड द प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली। लुईस 16 ने नेशनल असेंबली के प्रपोजल को रिकॉग्नाइज किया, उस पर विचार किया और उसने ये प्रपोजल को स्वीकृत किया कि जो है अब फ्रांस का जो है सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क करेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास्ड द लॉ फॉर एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को जो है एक प्रपोजल पास किया गया कि जो है फ्यूडल सिस्टम और जो भी टैक्सेस जो हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। 4 अगस्त 1789 को जो है फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन टैक्सेस सब समाप्त कर दिए गए। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी वे आर ऑल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेज। और जो है जो क्लर्जी और नोबिलिटी के जो मेंबर जो थे उनको भी जो है अपने प्रिविलेजेज, अपने विशेषाधिकार छोड़ने को कहा गया, उनको प्रेस किया गया। टीथेज वेयर एबोलिस्ड। टीथेज जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया। एंड द लैंड ऑफ द चर्च वेयर सीज्ड बाय द अथॉरिटी। और जो है चर्च का जो लैंड जो था उसको सीज कर लिया गया अथॉरिटी के थ्रू। इससे जो है गवर्नमेंट को जो है 2 बिलियन लीवर्स जो है एक्वायर्ड हुआ। गवर्नमेंट 2 बिलियन लीवर्स गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। एक बार इसको फिर से समझते हैं। लुईस 16 ने जो है नेशनल असेंबली का जो प्रपोजल था उसको इसने जो है स्वीकारा और वहाँ का जो सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अब वर्क करने लगा। 4 अगस्त 1789 को जो है फ्रांस में एक जो है प्रपोजल पास किया गया जिसके थ्रू जो है फ्यूडल सिस्टम और जो भी टैक्सेस थे उनको समाप्त कर दिया गया। और जो क्लर्जी थे, क्लर्जी को जो है अपना प्रिविलेजेस जो है छोड़ने को कहा गया। क्या कहा गया? क्लर्जी को अपने विशेषाधिकार त्यागने को कहा गया। टीथेज वेयर एबोलिश। टीथेज समाप्त कर दिए गए। एंड द लैंड ऑफ द चर्च वेयर सीज्ड बाय द अथॉरिटी। और जो है लैंड, चर्च का जो लैंड जो था उसको सीज कर लिया गया। इससे जो है गवर्नमेंट को जो है 2 बिलियन लीवर्स का जो है फ़ायदा हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। इसमें जो हम फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।